1917 में गांधी चंपारण से निकले। गांधी को पता था ये धार्मिक मुल्क है। इमीडिएटली उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो, मोहम्मद अली ज़ौहर और शौकत अली उनके साथ खड़े थे। और तीसरी ताकत थी बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह के पास जब वो गए, मैं लंबी बात ना करूं, तो खालसा की मीटिंग थी, सिख लीग के वो अध्यक्ष थे, और खालसा की मीटिंग में मोहम्मद अली ज़ौहर के शब्द आज भी हमें ध्यान रखना चाहिए, शायद हम वो समझ नहीं पाते। मोहम्मद अली ज़ौहर ने कहा, खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने हो सकता है आपके साथ ज्यादतियां की हो हाकिम रहते, मैं उसकी माफी मांगता हूं, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट लो, पर आज जरूरत है हम सबको एक होने। क्या हम एक हो सके? हम 75 साल के बाद इस मीटिंग को, जो आपने आज मीटिंग बुलाई, हम 75 साल लगे हम इस मीटिंग तक पहुंचे। तो ये दर्द, ये समझना चाहिए था हमें कि आजादी का जंग किसने लड़ा। आजादी का जंग आप लड़ रहे थे या हम लड़ रहे थे? गांधी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, अंग्रेज भारत छोड़ो के आंदोलन में कौन उनके साथ खड़ा था? वो लोग तो नहीं खड़े थे जो आज सत्ता में बैठे, वो लोग खड़े थे जो आप लोग थे। क्योंकि आपने अपनी अहमियत को त्याग दिया, आपने अपनी अहमियत को छोड़ा है, उसका नतीजा हम भुगत रहे। यह नहीं कि हमारी अहमियत नहीं थी, हमने अपनी अहमियत को छोड़ा। मैं एक और बात कर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में अभी माइनॉरिटीज की बात हुई, मैं माइनॉरिटी पूछना चाहता हूं। नजीब जंग जी बैठे और मैं डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूं। आर्टिकल 25 में क्या लिखा? हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। तो फिर हिंदू कौन? जो मेजॉरिटी का क्लेम कर रहा है कि मैं मेजॉरिटी हूं, वो है कौन? किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में? मेंबर पार्लियामेंट भी बैठे, किसी इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हिंदू को डिफाइन किया? हिंदू को डिफाइन नहीं किया। हमें चाहिए था कि हिंदू की डेफिनेशन कर देते, जो अपने आप को मेजॉरिटी कह रहा है। वो मेजॉरिटी कहां से हो गया? बौद्ध, जैन, हिंदू इंक्लूड बौद्ध एंड जैन, सिख। तो इसका मतलब बौद्ध, जैन और सिख जो है वो इंक्लूड है, तब आप मेजॉरिटी में, अदरवाइज तो आप मेजॉरिटी में नहीं, आप तो 12% है, 14%। तो ये बात हम कभी तय नहीं कर पाए। इसलिए दर्द इस बात का होना चाहिए, हमें पता है, हमारी भी ज्ञान गोदड़ी जो गुरु नानक के नाम से थी, हरिद्वार में थी, उसका कोई ताला खुलवा सका? उसको कोई ले सका? लड़ाई लड़ते रहे, कोई नहीं ले सका। मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, वो मिनिस्टर भी बैठे हैं, नहीं ले सके। इसका मतलब जब मैं वो जो जिस नमाज की बात आप अभी ने की, वो नमाज मेरे लिए नियामत थी। नियामत क्यों थी? पहले बार सिख और मुस्लिम जैसे ही एक मंच पर आया, माननीय प्रधानमंत्री ने, किसान 13 महीने सड़क पर बैठे थे, बरसात गई, धूप गई, गर्मी गई, सारे गए, किसी ने नहीं पूछा। 700-800 किसान शहीद करवा लिए थे, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको आतंकवादी कहा गया। केवल जैसे ही नमाज की बात उठी, आपकी ताकत कितनी थी? आपकी ताकत कितनी थी? मैं आपसे कह दूं कि आपकी ताकत कितनी थी कि वो तीनों कानून वापस लिए, उसी दिन लिए गए। तो मेरा कहना है कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सबको एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। मैं एक बात और कहता हूं कि आज हम सबको जरूरत है एक होने की, और तभी आप इस हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज इसका मुकाबला ना कर सके तो कभी इसका मुकाबला आप नहीं कर सकेंगे। मेरा यह कहना है, जब आज़ादी की जंग हम सब इकट्ठे होकर लड़ रहे थे, आज़ादी हम सब ने इकट्ठे होकर ली। गांधी ने क्या कहा था? मैं बार बार कहता हूं, गांधी ने क्या कहा था? द कांग्रेस अश्योर्स द सिक्स दैट नो सॉल्यूशन इन एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस दैट डज नॉट गिव देम फुल सेटिस्फैक्शन। क्या हमें फुल सेटिस्फैक्शन मिली? तो कांग्रेस ने उस बात को पूरा नहीं किया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कहा कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। आज ज़रूरत है, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तावेज है। मैं एक लाइन कह के ख़त्म करता हूँ। सरदार हुकम सिंह जब लोकसभा के स्पीकर बने, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत नहीं किए थे, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप प्रोटेक्ट करेंगे? तो सरदार हुकम सिंह का एक जवाब था जो आपका जवाब है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस लोकसभा का अध्यक्ष हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि माइनॉरिटी को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, और ये दस्तावेज है, कम से कम कोई दस्तावेज तो है जिस पर हम इंसाफ और इकबाल की बात कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मुझे एक ही केवल दर्द रहता है कि मुझे जब आता है, बाबरी मस्जिद जब हो रही थी, किसी ने ये नहीं पूछा कि औरंगज़ेब से, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक
और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारे मित्रवत संबंध रहे। मुगलों के साथ हमारे बहुत नज़दीकी संबंध रहे। इस बात को किसी ने उठाया। मुझे खुशी है सलमान खुर्शीद जी से जब मैंने कहा, मोहम्मद अदी जी से जब मैंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब की 350वां वर्ष आ रहा है, आओ मिलकर आगे बढ़े, नहीं तो तिलक और जनेऊ का नाम लिया जाएगा, औरंगज़ेब का नाम लिया जाएगा, मुसलमान निशाने पर होगा। मुझे खुशी है कि हमने 3 सेमिनार किए, इंडिया इस्लामिक सेंटर में किया, जयपुर में किया, पुणे में किया। आज लोगों में एक मैसेज गया कि हम सब एक साथ खड़े हैं। और यही था कि बाबर और मुगलों के समय ना तो कोई मस्जिद गिराई गई। मैं गारंटी करता हूँ, जिन इतिहासकारों ने लिखे हैं इतिहास, उन्होंने हिंदू के इतिहास लिख दिए या मुस्लिम के इतिहास लिखिए, सिख का इतिहास ही नहीं लिखा। गुरु तेग बहादुर के साहब के संबंध औरंगज़ेब के साथ बहुत नज़दीकी रहे। गुरु गोविंद सिंह जी का जब पत्र मिला औरंगज़ेब को, जैसे उन्होंने पढ़ा उस पत्र को, उसी समय उसके बाद वो 10 दिन जी नहीं सके, औरंगाबाद में ही फौत हो गई। जैसे उनको पता लगा कि मेरी सल्तनत में ये हुआ, सत्ता में कौन बैठा था, जो तिलक और जनेऊ और मंदिर का संचालन करना था, सत्ता में तो वही बैठा था। शोषित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो मेरा आपसे अपील है कि आओ मिलकर एक रास्ता खोले और मिलकर चलें, और मिलकर एक रास्ता बनेगा। और अकेले से आप चलेंगे या मैं चलूँगा, कुछ बनने वाला नहीं है। आओ मिलकर चलें, ये ज़रूरत है हम सबको एक होने की। एक बड़ी अजीब व गरीब बात है, और बिल्कुल वो सामने दीवार पे लिखी हुई है, वो ये है कि मौजूदा जो लोग हैं वो पास्ट में जीते हैं। दे लिव इन द पास्ट, देयर हार्ट इज़ इन द पास्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट में जाने के लिए रोकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता है। उसने जो बुनियाद रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंसाफ की, बराबरी की, आज़ादी की, और उसकी बुनियाद पे भाईचारा और इज़्ज़त सबके लिए इंश्योर की है। तो वो जब पास्ट में जाते हैं तो उनको ये एट्रीब्यूट्स, ये वैल्यूज़ को तोड़ना पड़ता है। तो हमारी मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, चर्चेज़ हो, उनके ऊपर जिस तरह के अटैक हैं वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हैं। उसको कम्युनिटी स्पेसिफिक या प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेसिफिक नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल पे अटैक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल तो नहीं पा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहीं मौजूद है अपनी उसी फोर्स के साथ। तो फिर जुल्म करना है तो उसके लिए नाइंसाफ़ी करनी होगी, गैर बराबरी करनी होगी और आज़ादी छीननी होगी, ताकि लोगों में भेदभाव पैदा हो सके और उनको जलील किया जा सके। तो ये बिल्कुल ही प्रियम्बुलर वैल्यूज़ के एकदम अगेंस्ट है। तो हम जब यहाँ के ऊपर आए हैं तो हम इस बात को मान के चलें कि हम आईन के दिफा के लिए आए हैं। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब देशद्रोही का एक बड़ा कॉमन एक मजाक बन गया है, मैं वो कहता हूँ कि ये संविधान द्रोही हैं। बहुत से लोग इस संविधान को वायलेट कर रहे हैं, संविधान के वायलेटर्स हैं। जब संविधान को वायलेट करेंगे तभी तो वो अपने ऑब्जेक्टिव को पहुंच पाएंगे। 2 बातें मैं बस और आपके सामने रखूंगा। आप जब देखिए ज्ञानवापी के मुकदमे को, संबल को देखिए, जो ग्लेरिंग अभी एग्जाम्पल्स हैं, और मथुरा को देखिए, ये 3 प्रोमिनेंट मैटर्स हैं। इन तीनों में आप ये बात देखिएगा कि उसकी जो पार्टीज़ हैं, जो उसमें फरीक हैं, वो बाहर के हैं, लोकल्स नहीं हैं। उनके जो लॉयर्स हैं वो लोकल नहीं हैं, वो भी बाहर के हैं। उनके जो ऑर्डर्स हुए, इनिशियल ऑर्डर्स, उससे पहले कि डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से हाई कोर्ट जा सकें, रिलीफ ले सकें, उससे पहले वो ऑर्डर्स तामील हो गए। ये बहुत ही एक अजीब व गरीब बात है, जो बिल्कुल साफ तौर के ऊपर एक पैटर्न को इंडिकेट करती है। और वो पैटर्न ऐसा लगता है कि एक आर्टिफिशियल कम्युनलिज्म का मैकेनिज्म अनफोल्ड होता है। पहले एक बहुत वर्ड होता था सीडो सेकुलरिज्म, अब बोले जाते हैं सीडो कम्युनलिज्म है, कि एक आर्टिफिशियल कम्युनलिज्म क्रिएट की जा रही है, ऑर्गेनिक नहीं है। ओरिजिनली लोग ऐसे नहीं हैं कि उन मुकदमों को उस तरह से लड़ रहे हों।
बल्कि वहाँ के ऊपर कुछ लोग लाए जाते हैं, वो मुकदमा किया जाता है, उसके ऑर्डर्स होते हैं, उसको पहले कि उसको दौड़ के स्टे कराया जाए या चीज़ें की जाएं, उससे पहले उसकी तामील कर दी जाती है। हम लोग ने उसको वहाँ पे भी देखा, बनारस में देखा, संभल में देखा। संभल में हम लोग ने बस ये किया कि हम लोग जो सर्वे हुआ उसके ऑर्डर के अगेंस्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट आए और उसको स्टे हुआ। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये भी है कि हम लोग जब शुरू में लिंचिंग शुरू हुई 2014-15 की बात है, हम उसमें तहसीन पूनावाला में रिट में गए, सुप्रीम कोर्ट उसमें गाइडलाइंस आई। फिर अभी ये जो पैटर्न हुआ संभल का, ज्ञानवापी का, उसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट आए, हमें रिलीफ मिली। फिर जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने पूरे कंट्री के अंदर जो स्टे सिर्फ 2 पेज के ऑर्डर से किया, वो भी एक बहुत हार्टनिंग है। तो इसलिए जो कानूनी चारा जोई हम करेंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, लॉज हमारे साथ हैं। और आज भी इस मुल्क में जितना हिंदू मुसलमान के लिए लड़ता है उतना मुसलमान के लिए नहीं लड़ता है। ये सच भी हमारे साथ है।